That's 1 kgf is equal to how much dyne? Then we know that 1 kgf is equal to 9.8 Newton, and we also know 1 Newton is equal to how much dyne? 10 to the power 5 10 dyne. raised to 5 10 to the power 5 dyne. Then put the value of Newton here, then we will get 1 kgf is equal to 9.8 multiplied by 10 raised to power 5 dyne. Yes or no? You can solve it. 1 kgf is equal to 9800009 also. ओके बेटा, चलिए आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे बेटा, तो इसी तरह से आपको क्वेश्चंस कन्वर्जन के लिए कुछ भी क्वेश्चंस आ सकता है. तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू हाउ मच न्यूटन? Question number 5. Newton. Listen the question carefully. 1 gram force is equal to how much Newton? Listen question carefully, then answer. कैसे सॉल्व करोगे बेटा इसको? देखिए 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है बेटा, 989 होता है, सिंपल. Yes or no? Yes, sir. Yes. Then 1 as we know क्या होता है बेटा, 1 dyne is equal to how much Newton? 10 to the power minus 5 Newton. 10 to the power minus 5 Newton. Then we can put the value of dyne here. Then we will get 1 gram force is equal to 980 multiplied by 10 raised to power minus 5 Newton. Yes. इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे बेटा, तो 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू आपको मिलेगा 98 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस कितना होगा बेटा, -4 और -6? 5 -4 होगा ना बेटा? हाँ सर, इधर 4 होगा. -4 न्यूटन हो जाएगा. ओके, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बेटा? यहाँ पर देखो 10 रेज़ टू पावर 1 होगा ना इसका, ये 10 रेज़ टू पावर 1 है एंड ये -5 है, तो -5 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हमारे पास मिल जाएगा. डन बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, let's start the new सर topic. इसको फर्दर सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है. हाँ बेटा, इसको फर्दर सिंपलीफाई करने की जरूरत नहीं है. Okay, let's start the next topic, which is Newton's first law of motion. Newton's first law of motion from second law of motion. See what happened. देखो हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा हमने पढ़ा है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेज, Shrinity, what was first law of motion? Yes, sir. What was first law of motion? Yes, sir. Object or body remains in. बेटा बोलिए. Yes, sir. Every object or body remains in the state of motion or the rest until any external force is applied. Until an external unbalanced force is applied on it. Very good. चलिए देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, सिंपलीफाई हमारे पास में ये होता है, सिंपल वर्जन बोल सकते हैं बेटा. अकॉर्डिंग टू
first law of motion, first law of motion, according to first law of motion, if there is no force ओके अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होगा बेटा देखो अगर हमारे पास में किसी भी ऑब्जेक्ट पर कोई भी फोर्स नहीं होगा तो वो क्या करेगा बेटा अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो हमेशा कैसे रहेगी रेस्ट में रहेगी एंड अगर यूनिफॉर्म मोशन अगर ऑब्जेक्ट कर रहा है या बॉडी कर रही है तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म मोशन ही कंटिन्यूस करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर नहीं होगा यस और नो तो हम बोल सकते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इफ देयर इज नो फोर्स there is no force acting on a body acting on a body then there is no change there is then there is no change in state of rest or uniform motion of that body yes or no बेटा yes अगर देखो हमारे पास बेटा अगर बॉडी रेस्ट में रहेगी if body is at rest रेस्ट पर होगी तो इसका मतलब है बेटा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी जीरो होगी बेटा यस और नो एंड आफ्टर फाइनल स्पीड भी क्या होगी उसकी जीरो रहेगी कुछ टाइमिंग के बाद अगर हम उसकी मेजर करेंगे तो स्पीड हमेशा क्या रहेगी बेटा उसकी जीरो रहेगी ठीक है इफ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन then what will happen beta final speed is equal to initial speed yes or no Yes, sir. Yes, sir. yes बेटा अब हमको यही प्रूफ करना है बेटा कि अगर कोई भी फोर्स एप्लीकेबल नहीं होगा मतलब क्या होगा बेटा वहां पर फोर्स क्या होना चाहिए बेटा जीरो होना चाहिए yes or no Yes, sir. yes बेटा Yes, तो फोर्स उसका क्या होना चाहिए बेटा जीरो होना चाहिए तो अब देखिए सिंपल हम प्रूफ जो करने वाला है देखो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन according to second law of motion what we have F is equal to ये बेटा देखो F is equal to T2 minus Mass N upon T yes or no Yes, sir. Yes, yes, sir. yes now we can say F is equal to P2 is mv and P1 is mu Yes, sir. yes or no and here T is time Yes, sir. yes or no now it is the equation number 1 then what will happen if force F is equal to 0 force F is equal to 0 then what will happen mv minus mu upon T will be equal to 0 Yes, sir. yes or no now we can say that mv minus mu is equal to 0 Yes, sir. yes now from here we can say that mv is equal to mu yes Yes, sir. m is same on the both side then we can cancel it then what would happen v is equal to u
Yes or no beta? Yes, sir. Yes. Now we can say if u is equal to 0, u means to say initial velocity of the object is 0, then final velocity will also be equal to 0. Yes or no beta? Yes, sir. Yes. Yes. Now Yes, sir. if Yes. u is equal to v, वो ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं, देखो यहाँ पर है ना बेटा. देन वी कैन से, देखो ये दोनों कंडीशन किसकी है बेटा? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. Yes, sir. First law of motion. Now what we can say, hence we can say that, what we can say, what we can say, what we can say, बोलो बेटा, क्या बोल सकते हैं हम? देखो We can get first law of motion from the second law of motion. second law of motion. Hence we can say that if we can say if the applied force is 0, then what will happen? Body will remain in state of rest or uniform motion. Uniform motion. Yes or no beta? Yes, sir. Okay. Yes. Okay. Now, hence Newton's first law of motion can be proved by second law of motion. Second law of motion. Done बेटा? No, sir. ओके, चलिए इसको नोट डाउन कीजिए आप. ओके, चलो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा इम्पल्स ऑफ फोर्स. इसी में हमारे पास में सब टॉपिक है. इम्पल्स ऑफ फोर्स. बेटा ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ना टॉपिक, ये सारा हमारा किसके अंडर में है बेटा? न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. यस और नो? बेटा स्क्रीन विजिबल है सबको? Yes, sir. ओके, चलिए Yes, sir. नेक्स्ट हमारे पास क्या है बेटा? इम्पल्स ऑफ फोर्स. देखो इम्पल्सिव फोर्स का मतलब हमारे पास में क्या है बेटा कि हमारे पास में लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं. ओके, तो जैसे हमारे पास आप किसी को धक्का देते हो बेटा, धक्का देते टाइम आप क्या करते हो? जैसे आप किसी को पुश करते हो, तो पुश करोगे तो सडन आप क्या करते हो? सडन जर्क प्रोवाइड करते हो दैट पर्सन को, किसी को भी. तो आप क्या करते हो? बहुत शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए, हार्डली 1 सेकंड और 2 सेकंड के लिए आप अप्लाई करते हो फोर्स. यस और नो? तो उसको क्या बोला जाता है बेटा? इम्पल्स ऑफ फोर्स बोला जाता है. ओके, एंड इम्पल्स ऑफ फोर्स हमारे पास में क्या होगा? सिंपली यहाँ पर देखो, ठीक है. Impulse of force is equal to
a large amount of force, a large amount of force is applied for a short time duration, for a short time to produce a finite change in momentum. Finite change in momentum. Is called impulse of force, or we can say impulsive force. यस और नो बेटा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमने क्या पढ़ा है बेटा कि जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं वो किसके इक्वल होता है बेटा? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल होता है. देन उसी में से हमारे पास में क्या होगा? इंपल्स ऑफ फोर्स. बेसिकली इट इज एन इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ड्यू टू व्हिच it can change the momentum of that body by applying a large amount of force for a very short time duration. yes or no beta? तो हमारे पास में देखो क्या हो जाएगा? the product of force force and time is called impulse of force. है ना? देखो हमारे पास में क्या होगा बेटा? फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा बेटा? इंपल्स के इक्वल होगा. ठीक है, तो देखो यहाँ से हम सिंपल लिख सकते हैं बेटा, इंपल्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? force multiplied by Force into time. force into time. Now we can say impulse, which is represented by capital I, or you can use as impulse, then is equal to क्या होगा बेटा? f multiplied by, देखो यहाँ पर टाइम जो है बेटा बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन होगा. यस और नो? तो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर बेटा? क्या यूज करेंगे बताओ? डेल्टा टी. Delta t. Okay. Then I is equal to delta t. Then what is the unit of impulse? As a unit of impulse. The Newton second. So it might be definitely Newton. Newton multiplied by second. Newton second. That will be Newton second, and CJ's unit of impulse. 9 second. 9 second. 9 second. Okay. Note it down. Okay. तो नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा. नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है, इसी का सब टॉपिक हमारे पास है बेटा क्या? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम. Can you show second scroll up? Okay. Next one is impulse momentum theorem. Let's start the impulse momentum theorem. इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से क्या कहता है कि हमारे पास में बेटा मोमेंटम और इम्पल्स में क्या रिलेशन होता है. ओके, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें क्या पता है बेटा? बताओ. अकॉर्डिंग टू
second law of motion, what we can say? According to, The according to, rate of change of momentum is directly proportional to the force applied to one body. okay, according to second law of motion, what we can say that F is equal to P2 minus P1 upon T. Yes or no, beta? Yes. Yes. If I want, if I want to prove the relation between impulse and momentum, then I can use here delta t, which is very short time duration. Yes or no? Yes. Yes. Yes, sir. Now I can use F multiplied by delta t, then it is equal to P2 minus P1. Yes or no? Yes. Beta? Yes. Yes. And we have already studied that force multiplied by time is equivalent to impulse. Yes or no? And P2 minus Yes. P1 is basically change in momentum. Yes or no, beta? Change in Yes, sir. momentum. Then this relation is called, this relation is called, it's called impulse Impulse momentum theorem. momentum theorem. Yes or no, बेटा? इसका यूज Yes. हमारे पास डेली लाइफ में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे सिंपली हम कुछ एग्जांपल्स अगर हम कंसीडर करें, जैसे आप क्रिकेटर बॉल होते हैं, जब बॉल क्रिकेटर बॉल को हिट करता है, देन आप उसको कैच करते हो तो अपना हाथ पीछे की तरफ थोड़ा सा लेते हैं बेटा. यस और नो? तो उस केस में क्या होता है, बॉल की वजह से अपना फोर्स हम पे लगता है, तो जब हम उसको पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है बेटा वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. टाइम इंक्रीज हो जाता है तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास में क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है. तो चेंज इन मोमेंटम बढ़ने की वजह से हमें चोट वगैरह नहीं लगती है. यस और नो? इसके कुछ एग्जांपल्स होंगे जो हम अभी देखेंगे. फर्स्ट आप इसको नोट डाउन कीजिए. Okay, now what we can have that we can also calculate the impulse. We can also calculate the impulse from the force time graph. Yes or no, madam? We can also calculate the impulse from force time graph. It is if it is given that this is the vertical axis, this is the horizontal axis, then what will happen? This is the force and this is time. Then area under the force time graph will give what? Anyone? Impulse. Impulse. And impulse is equivalent to Force into delta time. impulse, which is equal to change in momentum. Yes or no? So simply we can write area under the force time graph gives what? Impulse, Impulse. which is equal to Change in momentum. which is equal to momentum. change in momentum. Okay. Now this is equal to, this area is equal to impulse. Yes or no? And impulse is equivalent to change in momentum, which is delta p.